तो पिछले क्लास में हम लोग वैदिक काल में उसकी शुरुआत हमने कर ली। वैदिक काल के बारे में एक बैकग्राउंड आपको बता दिया था। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम जब आर्कियोलॉजी से साहित्य की तरफ शिफ्ट करते हैं ना, तो एकदम से पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। तो पहले तो हमें ये जानना था वैदिक काल के बारे में कि वैदिक साहित्य के आधार पर इसे हम पढ़ रहे हैं। हम वैदिक साहित्य का संकलन बहुत बाद में हुआ, एग्जैक्ट डेट तो उसके बारे में नहीं मिलेंगे आपको कि हाँ इस समय संकलन हुआ है, क्योंकि उस दौर में, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उस दौर में हमें 1500 से 1000 BC के आसपास हमें लिपि का कोई ज्ञान नहीं मिलता। हमें उस समय लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, हमें अभिलेख वगैरह या कोई और प्रमाण। उस मौखिक परंपरा के तहत ये सारी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे प्रवाहित होती रही और किसी दौर में संकलन हुआ है। दूसरा बहुत जरूरी था हमें इस बात को समझना इसमें कि जब हम वैदिक काल कहते हैं, वैदिक संस्कृति कहते हैं, तो किस हिस्से की बात हो रही है उसमें देश के। तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो समझ लो एक तरह से आप पंजाब और हरियाणा, ये जो इलाका है पूरा, उसकी चर्चा हुई है। कुछ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, है ना, जिसे हमने सप्त सैंधव क्षेत्र के रूप में आपको बताया था, 7 नदियों का क्षेत्र। ध्यान है सभी को? नदियों का नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इधर कुछ हल्का सा लग रहा है आज ना, आज रवि नहीं आया ना तो वजन कम है आज, ठीक है ना। मुझे लगा कुछ इससे ना टिल्ट सा हो गया आज क्लासरूम, ठीक है। रवि देख रहा होगा तो सोच रहा होगा सर जो है आज, है ना, ठीक है, ठीक है, गुड, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में आपको याद होगा, है ना, उत्तर वैदिक काल में आप सभी को ध्यान होगा, हमने बताया था कि यूपी में ही मेन गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है। तो हम जो वैदिक, जैसे हमने पढ़ना शुरू किया कि वैदिक कल्चर यानी ऋग्वैदिक कालीन राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म, साहित्य उत्तर वैदिक कालीन, तो वो हम पढ़ कहाँ रहे हैं, इन क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि पूरे भारत के बारे में। क्लियर सभी को यहां तक तो, है ना। इसके बाद हम लोगों ने जो आपसे बातचीत हम लोगों ने की थी वो की थी हमने अर्थव्यवस्था पे चर्चा की थी कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की क्या खास बात है। आपने देखा होगा हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ने के दौरान हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था कि कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्प, सिक्के, शहर। हम उसी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में हमें क्या दिखाई पड़ता है। मैक्सिमम जो हमारी जानकारी का आधार है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में है तो वैसे मंत्र, बट मंत्रों के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी जो बातें आती हैं उसके आधार पर फिर बताया जाता है कि भाई उस समय की इकोनॉमी ऐसी रही होगी। क्लियर सभी को? उत्तर वैदिक कालीन इकोनॉमी में हमने क्या थोड़ा चेंज देखा था, आपको याद होगा, गंगा घाटी में खेती शुरू हो गई है। लोहे का प्रयोग एक बड़ा बदलाव है। ऐसा माना जाता है लोहे और आग दोनों ही तरह से खेती को, मतलब उपयोग, भूमि को उपयोगी बनाया गया होगा, खेती योग्य बनाया गया होगा, है ना। कृषि का महत्व बढ़ा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हमें मतलब सारे छोटे छोटे प्रमाण लेने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे कि किस ग्रंथ में टिड्डी की चर्चा है, किस ग्रंथ में ओले गिरने की चर्चा है, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। प्रमाणों से लग जाता है साफ साफ कि हाँ ऐसा है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल तो हमने ले भी लिया था। पशुपालन तो रहेगा ही रहेगा, आज भी पशुपालन का महत्व है। जो खेती करते हैं वो पशुओं को रखते ही रखते हैं। पशु जो होते हैं उनके लिए मल्टीपर्पज वाले होते हैं। खेतों में उनकी अलग भूमिका है ना, दूध के रूप में अलग भूमिका है, घी के रूप में अलग भूमिका है, ठीक है। एक लगातार व्यस्तता बनी रहती है पशुपालन कारण किसानों की। तो जो किसान खेती करते हैं, खास करके जो छोटे किसान हैं, आप देखोगे आप निश्चित तौर पे अपने साथ, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी जो संभव हो उनके लिए, मतलब। इसके बाद शिल्प में भी कुछ संख्या बढ़ी, मैंने बताया था आपको 1-2 शिल्पों के बारे में जो संख्या बढ़ी थी। ध्यान है ना सभी को? जैसे रंगसाजी कला, एक बर्तन है, लोहे का एग्जाम्पल है तो लोहे पे काम हो रहा है ना। सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं है, शहरों का कोई साक्ष्य नहीं है, छोटे मोटे लेवल पे व्यापार के उल्लेख मिलने लगते हैं। समाज अधिशेष उत्पादन की ओर संक्रमण कर रहा था। क्लियर? समाज अधिशेष उत्पादन की ओर संक्रमण कर रहा था, है ना। अब हम लोग बात करेंगे वैदिक कालीन राजनीति
समाज और धर्म और साहित्य। आपको एक हैंडआउट जैसा दिया गया होगा, उसमें हड़प्पा के अलग अलग शहरों के बारे में होंगे। अभी एक बार ऐसे पढ़ के भी उसे छोड़ दीजिएगा, मैं बताऊंगा कभी कैसे यूज करिएगा, कभी जरूरत पड़े तो। उसी में हमने एक वैदिक साहित्य का भी 2 पेज का दे रखा है, वो वहीं से मैं गाइड कर दूंगा आपको। वो भी ज्यादा है क्योंकि हैंडआउट थोड़ा अधिक रहेगा इंफॉर्मेशन में, है ना। बट उसमें गाइड कर दूंगा कि पहली नजर में क्या पढ़ना है हमें। जैसे क्लास में होता है क्या, ये फिक्स है कि हमें पढ़ना है, उसमें भी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है वो जो मेरा प्लान होता है। समझ में आ रही है बात ना? ठीक है, तो हम लोग उसको भी गाइड कर देंगे आपको। आइए लिखें आप जरा एक बार, वैदिक कालीन राजनीति। उसमें पहला लिखें आप ऋग्वैदिक राजनीति। ऋग्वैदिक राजनीति। पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे आप। ऋग्वैदिक राजनीति में पहला पॉइंट लिखें आप कि ऋग्वेद से क्षेत्रीय शासन की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद से क्षेत्रीय शासन की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कबीले, ब्रैकेट में लिख लेंगे जन या विश, ठीक है, जन या विश कबीला के लिए बढ़ा था, लेकिन कबीले पर शासन का उल्लेख मिलता है। कबीले पर शासन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये कबायली समाज है, पशुपालन के कारण क्या एक जगह से दूसरी जगह वो स्थान बदलेंगे, तो ऋग्वेद में कोई क्षेत्र पे शासन का उल्लेख नहीं मिल रहा है हमें। जन पर शासन का उल्लेख मिल रहा है, विश्व पर शासन का उल्लेख मिल रहा है। कबीला के अर्थ में जन और विश्व शब्द का प्रयोग किया गया, जन का ज्यादा। आगे लिखें आप, कबीले के प्रमुख के रूप में राजा या राजन, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप जनस्य गोपा, गोपति, जनस्य गोपा गोपति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जनस्य गोपा या गोपति का उल्लेख मिलता है। ये राजा के लिए जनों का प्रमुख, जन यानी कबीले का प्रमुख। गोपति, जैसे हमने बताया था आपको कि गाय का बहुत ज्यादा महत्व था, तो राजा को गोपति भी कहा गया है। और भी कुछ टर्म यूज किए गए हैं राजा के लिए, है ना, का उल्लेख मिलता है। देखिए आप, प्रारंभ में राजा का चयन किया जाता था। ब्रैकेट में लिख लें आप समिति के द्वारा। समिति के बारे में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। प्रारंभ में राजा का चयन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, वंशानुगत हो गया। जैसे कबीला हमने बताया था आपको, जो शारीरिक रूप से प्रमुख होंगे, जो खूब मजबूत होते थे, लोग उन्हें अपना राजा चुनते थे। समिति हो गई एक तरह से युवाओं की संस्था,
जो युवा थे उनकी संस्था हो गई। युवा जो है चूंकि वो एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अपने में से जो सबसे मजबूत होते थे उन्हें राजा के तौर पे, बट ये देखा जाता था कि हाँ बलिष्ठ हो, कम से कम वो लड़ने में हो, डरे ना, वो पीछे ना हटे, क्योंकि मेन तो पशुपालन को लेकर लड़ाइयों का जिक्र या दूसरे समाज से लड़ाइयों का जिक्र हो रहा है समाज में, ऋग्वेद से जो जानकारी मिल रही है, ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति राजा बन गया, उसने अच्छा काम किया, लोग उसका विशेष ध्यान रख रहे हैं, फिर आगे चल के उसका बेटा, फिर उसका बेटा, है ना। किसी बेटी का प्रमुख होने का उल्लेख नहीं मिलता है, बेटी का तो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, चाहे जितनी समतावादी समाज की बात की जा रही हो, बट कबीले प्रमुख के रूप में किसी महिला का उल्लेख नहीं मिलता है। अब जो राजा का बेटा होगा उसे विशेष महत्व मिलने लगा, खान पान की ज्यादा सुविधा रहती होगी, वो भी शारीरिक रूप से मजबूत, ऐसे पता चला धीरे धीरे वंशानुगत हो गया होगा समय के साथ। हो आगे लिखे आप, राजा का प्रमुख कार्य था कबीले की रक्षा करना, कबीले, चारगाह एवं पशुओं की रक्षा करना। ठीक है, ये मेन काम माना गया। आगे लिखें आप, सहयोगी अधिकारी, सहयोगी अधिकारी यानी ऋग्वेद में राजा के सहयोगी अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है। इसमें एक नाम लिख लें आप, पुरोहित। पुरोहित ये हो गए एक तरह से सलाहकार, ये हो गए राजा के सलाहकार, पूजा पाठ कराने वाले तो हैं ही, प्लस राजा के ये सलाहकार हो गए, मतलब जो पुरोहित होते थे। और एक नाम लिख लें आप, व्राजपति, चारगाह प्रमुख। चारगाह प्रमुख। अभी ऑनलाइन में अपने एक स्टूडेंट्स हैं, क्या नाम है इसका, नीरज लकड़ा। हमने कहा राजा मजबूत होता होगा, ठीक है ना, लिखता है यस सर बाहुबली, है ना। तो लिखने का जो आजादी, फ्रीडम है ना, मतलब ठीक है, इनको ना पकड़ के घर से बुलाओ सौरभ कभी क्लास में, ठीक है ना। मतलब हो गया बाहुबली, है ना, ठीक है। आगे लिखे आप जरा, है ना। तो सलाहकारी भूमिका में जैसे और भी कुछ कुछ अधिकारियों का उल्लेख मिलता है ना, इन्हीं के बारे में, अधिकारियों के बारे में लिखेंगे कि ये अधिकारी रक्त संबंधों पर आधारित होते थे। ये अधिकारी रक्त संबंधों पर आधारित होते थे, रक्त संबंधों पे, ब्लड रिलेशन पे, ना कि वेतनभोगी। ये ध्यान देने वाली बात है ना। मतलब सिक्के तो है नहीं जो वेतन दिए जाएंगे, मतलब ये रिश्तेदारों में ही या उसी में से जो रक्त जुड़े हुए हैं उनको एक भूमिका जो है, करीबी लोगों को भूमिका दी जाती होगी, या चारगाह का प्रमुख तो शरीर से मजबूत लोगों को ही बनाया जाता होगा, करीबी के साथ साथ। आगे लिखें आप, लिखें राजा को स्वेच्छा से उपहार, उसके लिए बलि शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। राजा को स्वेच्छा से उपहार दिए जाने का उल्लेख ऐसा सिस्टम नहीं था कि राजा सभी से टैक्स वगैरह लेगा, तो लोग जो भी पशुपालन है या कुछ अनाज वगैरह होता होगा तो राजा को वो लोग उपहार, मतलब ऐसा सिस्टम था, नजराना या उपहार, है ना। आगे लिखें आप, ऋग्वेद में अपराधों का उल्लेख मिलता है,
विशेषकर पशु चोरी का, ठीक है, अपराधों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ये भी एक ध्यान, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लें आप, युद्ध के समय ही सेना का गठन होता था। जैसे हम लोग हैं, मान लो किसी ने आक्रमण किया तो एक आइडिया सा बना हुआ कि भाई कौन कौन लड़ने जाएगा, तो हम में से टीम तुरंत तैयार हो गई, मतलब परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। जब तक आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं होगा तब तक परमानेंट आर्मी नहीं होगी, जब तक कॉइन्स नहीं होंगे, है ना। ये सब एक बेसिक पार्ट माना गया है जब हम राज्य के फीचर की बात करते हैं, स्टेट के फीचर की बात करते हैं। लिखें एक और पॉइंट, सभा, समिति, सभा के बाद कॉमा समिति एवं विदत, सभा समिति एवं विदत नामक कबायली संस्था का उल्लेख मिलता है। जानकारी के लिए समिति के बारे में हमने आपको बता ही दिया, वयस्कों की संस्था होती थी। सभा जो होती थी वो वृद्ध लोगों की होती थी, है ना। युद्ध में जो कुछ हासिल होता था उसके बंटवारा में सभा की भूमिका होती थी। विदत जो होता था अक्सर वो विवादों के समाधान में योगदान देती थी, है ना। जो राजनीतिक चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका जो प्राइम मोटिव है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सिलेबस को हमने साफ साफ समझाया होगा कि मेंस में इसकी डायरेक्ट भूमिका नहीं रहेगी, तो एक मेजर आइडिया बना लिया, कुछ इंफॉर्मेशन रख लिया, क्योंकि इसकी भी बहुत सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, मतलब खूब गहराई से इंफॉर्मेशन होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, आसानी से रह जाएंगे, ये था ये नहीं था, ये था ये नहीं था, है ना। साथ साथ कुछ ना कुछ हम तथ्यों को भी, हम जो काम के तथ्य हैं उससे लेते चल रहे हैं, ठीक है। और सभा, समिति, विदत, ये सारी बातें, जितनी बातें मैं बता रहा हूं आर एस शर्मा में सारी बातों का उल्लेख है। इसमें हट करके हमने कोई नई बात नहीं बताई है आपको, ठीक है। इसमें कोई नया इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूं अलग से। दोबारा किसी को जैसे लगे कि पढ़ना है तो मास्टर नोट्स आपका वही, आपने वहां से रीडिंग एक बार कर ले। सभा, समिति जैसी संस्थाओं में महिलाएं भी भाग लेती थी, ठीक है। उनमें महिलाओं के भी भाग लेने का उल्लेख है, बट उत्तर वैदिक काल में ये जानकारी नहीं मिलेगी आपको, महिलाओं के भाग लेने का हम जिक्र करेंगे हम, ठीक है। और एक खास बात है कि ऋग्वेद में युद्धों का भी बहुत उल्लेख है, लिख लें आप जरा। ऋग्वेद में युद्धों का, युद्ध, वॉर का उल्लेख अब जैसे ऋग्वेद में इंद्र एक देवता है, वो एक तरह से युद्ध के देवता हैं, किलों को तोड़ने वाला है, मतलब जो सबसे प्रमुख देवता हैं उन्हें युद्ध का ही देवता माना गया है। एक बहुत फेमस युद्ध है दशराज युद्ध, यदि आपने किताब पढ़ी हो तो इसका रेफरेंस आया होगा दशराज युद्ध का, ठीक है। दशराज युद्ध के बारे में दो चार जानकारी जो किताब में होगी वो आप एक बार पढ़ के नोट कर लीजिएगा। किस नदी के किनारे लड़ा गया, किन जनों के बीच लड़ा गया, दोनों के पुरोहित कौन थे, है ना। याद है क्या किसी को, कौन बता सकता है? 1 2 3, गुड। आप बताइए पीछे से जरा। विश्वामित्र और वशिष्ठ, वेरी गुड। किस नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं, वहां से पढ़ के आप उसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले, बहुत फेमस युद्ध है।
ऋग्वेद में एक तरफ आर्य जन का उल्लेख मिलता है और एक तरफ अनार्य जन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी यहां के भी जो लोग हैं जो रह रहे हैं समाज को, उसको अनार्य कहा गया है। आर्यों और अनार्यों के बीच में युद्ध का खूब उल्लेख मिलता है। आर्यों के बीच में भी युद्ध का उल्लेख मिलता है। जो बाहर से आए हैं उनके बीच में भी युद्ध का उल्लेख मिलता है। जैसे दशराज युद्ध में एक तरफ 10 राजा हैं, 10 जन हैं, ठीक है, 5 आर्य जन है और 5 अनार्य जन है। यानी आर्य अनार्य एक होगा और एक तरफ भरत है। अब जो तथ्य प्रेमी ज्यादा होते हैं, पता चला वो 10 के 10 जनों का नाम याद, ठीक है, अनु, यदु, द्रुहु, तुर्वसु, पुरु, अनिल, पक्कत, बलनाथ, सीवी, विशानन, ये 10 नाम हो गए। जैसे तथ्यों में जब रुचि होती है ना बहुत ज्यादा, तो आप फिर पता चला कि आप उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, 10 कौन थे, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र प्राय सभी किताबों में मिल जाता है दशराज युद्ध का, ठीक है। तो राजनीति से जुड़ी हुई 8-10 बातें हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अधिशेष उत्पादन नहीं है, यानी टैक्स कलेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, नंबर 1, और ना सिक्के हैं। तो कोई भी प्रशासनिक ढांचा आपको वेतन भोगी नहीं मिलेगा, चाहे सेना हो, चाहे न्याय हो, चाहे राजस्व हो, कोई भी सिस्टम वेतन भोगी नहीं है। वो सब रक्त संबंधों पर, हम एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोग हैं ना, हमारे पूर्वज एक हैं। ये जो कबीला है, हिस्टोरी का कबीला, हम अपने कबीले की बात करें, हमारे पूर्वज एक हैं, तो हम रक्त संबंधों पे ही, उसमें ही भाई भतीजावाद वगैरह थोड़ा बहुत तो हो ही जाता होगा। ये करीबी हैं, ये ज्यादा पसंद है, ये ना पसंद है। इंसान जहां रहेगा अपने स्वभाव के साथ रहेगा, ठीक है। आगे आइए, अब लिखे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, पहला पॉइंट लिखें इसमें आप कि इस काल में जनपद, इस काल में जनपद या क्षेत्र पर शासन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जनपद का मतलब हो गया जो जन है, जो कबीला है, वो अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में रह रहा, ठीक है। किसी एक जनपद में कई कबीले के लोग रहते थे, ठीक है, एक जनपद में कई, लेकिन उसमें जो प्रभावी कबीला है वो शासन कर रहा है, जो मजबूत है, ठीक है। जैसे प्रशासन में क्या होता है, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, जिला लेवल पे, स्थानीय लेवल पे जो आज का ढांचा है। जनपद का उल्लेख तो मिलता है हमें, बट लेकिन श्रेणीबद्ध प्रशासनिक ढांचों का उल्लेख नहीं मिलता है। ध्यान रहेगा समझने के लिए, ठीक है। इसी में लिखो आप, इसी वाले पॉइंट में, कि उत्तर वैदिक साहित्य में कुरु, उत्तर वैदिक साहित्य में कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह, विदेह इत्यादि जनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ये जो कुरु जनपद है, भरत और पुरु 2 कबीला था, जब दोनों मर्ज कर जाता तो वो कुरु बनता है, दोनों का विलय हो जाता है तो वो एक बन जाते हैं कुरु। उत्तर वैदिक काल में इसे सबसे मजबूत जनपद के रूप में बताया गया है, कुरु जनपद को। और कहा जाता है कि जो महाभारत की घटना का संबंध है इसी कुरु जनपद से है। जो भौतिक साक्ष्य मिलते हैं उससे लगता है कि न तो उस समय बहुत आबादी थी,
ना बहुत भौतिक विकास हुआ होगा, जो भौतिक साक्ष्य अभी मिलते हैं। कुछ दिन पहले अभी हस्तिनापुर की फिर से खुदाई आरंभ हुई है, न्यूज आया था कि दोबारा उत्खनन किया जा रहा है। एक आर्कियोलॉजिस्ट है, मैंने बताया भी होगा शायद आपको, मेरे स्टूडेंट ही है वो, उसने मैसेज किया कि सर दोबारा हम टीम में, मैं भी हूँ, जा रहा हूँ देखने वहां पे, है ना। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं वहां नहीं है। तो जिस तरह से महाभारत में जिक्र मिलता है और जो अवशेष मिलते हैं, दोनों में मेल नहीं खाता है। उत्खनन जारी है कि क्या पता उस तरह की चीजें रही हो समाज में, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि घटना तो सच्ची है तभी कहानी बनी है, ये माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि लिखित रूप पे तो था नहीं, तो वो घटना मौखिक रूप से चलते चलते धीरे धीरे उसको विशाल, जैसे हर पीढ़ी के साथ कुछ ना कुछ बातें उसमें ऐड हो जाती है, कहानियां किससे ऐड हो जाते हैं उसमें। तो ये भी एक संभावना व्यक्त की जाती है कि हो सकता है जो जितने बृहत रूप में मिलता है हमें, ठीक है, महाभारत में जो युद्ध की कहानियां वगैरह सब समय के साथ उसमें वो ऐड होती चली गई हूँ, जुड़ती चली गई हूँ, है ना। महाभारत का अंतिम रूप से संकलन जो हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है, ठीक है। 4वीं-5वीं सदी में आकर के महाभारत का संकलन हुआ है। क्लियर सभी को ना। तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, इन सब, ठीक है, कोसल, विदेह और भी बहुत सारे मल्ल हैं, मतलब बहुत सारे जनपदों का उल्लेख मिलता है। युद्ध अभी भी हो रहे हैं। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में खेती अब जीवन में आ गया है, तो जीवन में थोड़ा स्थायित्व तो है, थोड़ा आवश्यकता से अधिक उत्पादन भी हो रहा है, ठीक है। खेती का इतना, तो लोग अस्थायी तौर पे या जनों के अस्थायी रूप से रहने के हमें उल्लेख मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। राजा की भूमिका में भी कुछ परिवर्तन, जैसे क्षेत्र की रक्षा का दायित्व, क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, क्षेत्र का विस्तार इत्यादि, ठीक है, क्षेत्र का विस्तार इत्यादि, है ना। पहले चारगाह के लिए लड़ रहे हैं, चारगाह अभी भी होगा, क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए लड़ाई शुरू। महाभारत में तो लड़ाई तो राज्य को लेकर की तो है। भाई कौरवों ने कहा कि हम देंगे ही नहीं, मतलब सुई के नोक के बराबर भी जमीन, ठीक है। जो एक विवाद चला था, जुए में सब हार गए थे, षड्यंत्र रचा गया था, है ना। वो सब बताता है कि भाई सत्ता के लिए लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं भाई भाई के बीच में, है ना, ठीक है। और नीति अनीति, सत्य असत्य, इन तमाम तरह की बातों के बारे में उसमें जानकारी मिलती है ना हमें। तो राजा की भूमिका भी बदल रही है इस समय। जैसे अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। अब घोड़े को छोड़ दिया गया है, अब घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से होकर गुजर जाएगा, जिसने रोका उससे युद्ध होगा, है ना। ऐसे ही राजसूय यज्ञ है, मतलब पुरोहित सब मिलकर कराते थे, उसमें कहा जाता तो उस यज्ञ से राजा को शक्ति मिलती है। वाजपेयी यज्ञ है, एक रथदौड़ प्रतियोगिता होती थी, इसमें राजा भी होते थे और सारे उनके संबंधी वगैरह भी होते थे। आर शर्मा कहते हैं अपनी किताब में कि उस प्रतियोगिता में राजा ही जीतता था, ठीक है। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई राजा शक्तिशाली है, पावरफुल है। देखो योग्यता भी होती थी, प्रशिक्षण भी उस लेवल का होता था। राज परिवार में उस स्तर पे प्रशिक्षण भी दिया जाता था राजकुमारों को, हर कला में उन्हें निपुण बनाया जाता था, ठीक है। तो एक से एक योग्य शासकों की चर्चा होती, तो उसके पीछे रीजन है ना। तो ये सब बता रहे हैं कि हाँ, युद्धों का महत्व अभी भी बना हुआ और ये सब चीजें दिखाई पड़ रही हैं हमें। आगे लिखें आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। सभा, समिति इत्यादि संस्थाओं का महत्व कम हुआ। संस्थाओं का महत्व कम हुआ और इसमें महिलाओं के भाग लेने का उल्लेख नहीं मिलता है।
इसमें महिलाओं के भाग लेने का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। अब जैसे क्षेत्र बड़ा हो गया ना, जैसे हम सब रह रहे हैं तो आसान है। जो 10 इसमें बड़े लोग हैं, मतलब ठीक है, उनको निकाल लिया, एक सभा बन गई। जो युवा हैं उनको निकाल लिया, समिति बन गई। बट अब काफी दूर दूर के इलाकों में फैले हुए हैं ना, तो उनको बुलाना, बैठक करना, मतलब एक चुनौती का काम है। जैसे जनपद के बाद महाजनपद बनेगा, एक बड़े बड़े राज्य, जैसे आज जैसे प्रांत है ना, मतलब कई जिलों को मिला के इतने बड़े बड़े राज्य बन जाएंगे अब। तो वैसी स्थिति में अलग अलग लोग रहने लगेंगे, तो उनको एकत्रित करना किसी अवसर पर चुनौती का काम होगा। राजा जब पावरफुल होगा तो अपने खास लोगों की टीम बना लेगा जो उसके साथ ही रहेंगे। जब चाहे उसे संपर्क ले ले, चर्चा कर ले, विचार विमर्श कर ले। ठीक है, जब चाहे उसे, है ना। तो सभा समिति के महत्व कम होने की जानकारी मिलती है और उसमें महिलाओं के भाग लेने का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे लिखें। समकालीन साहित्य में अपेक्षाकृत अधिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। जैसे ना कुछ कुछ किताबों में इन्हें रत्नीन कहा गया है, कहीं कहीं 12 रत्नीन का उल्लेख मिलता है, 12 प्रमुख अधिकारी हैं। ठीक है, लेकिन जैसे पुरोहित, कौमा पालगल, ये पूछेगा कभी नहीं, ऐसे ही नाम ड्रॉप कर रहा हूं मैं भी, है ना। जब अधिक है तो कुछ तो नाम रहे कॉपी में भी, है ना। पुरोहित, पालगल, और एक लिख लो आप इसमें संग्रहत्री। जो संग्रहत्री के बाद लिख लो इत्यादि। संग्रहत्री के साथ एक इंफॉर्मेशन लिख लेना आप, नजराना एवं कर वसूलने वाला अधिकारी। ठीक है। अब चूंकि बड़े इलाके में है तो लोग नजराना जो देते होंगे वो चली आ रही है परंपरा। ऐसा हो सकता है कि अपने कबीले के लोग अभी भी नजराना दे रहे हो, उनसे कर न लिया जा रहा हो, और जो दूसरे कबीले के लोग हैं उनसे कर दिया गया कि भाई तुम्हें कुछ ना कुछ देना निश्चित तौर पे। अपने वालों को प्रेफरेंस देते होंगे, ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं, बट ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक चेंजेस सा दिखाई पड़ेगा आपको, यानी राज्य के पास अब आय थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है पहले की तुलना में। जो राज महिषी होती थी, यानी मुख्य रानी, पट रानी, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी प्रशासन में। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, ठीक है, पत्नी का रोल होता है, बेगम का रोल जो है निर्णय लेने में होता है ना। आगे लिखें आप, लिखें, इस समय भी वेतनभोगी अधिकारियों का उल्लेख नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, लेकिन साक्ष्यों से तुलनात्मक रूप से एक बड़ी सेना का उल्लेख मिलता है। तुलनात्मक रूप से एक बड़ी सेना का उल्लेख मिलता है। जैसे कुरु योद्धाओं के बारे में कहा गया है कि वो
मतलब सैकड़ों की संख्या में अपने योद्धाओं से घिरे रहते थे। कुरु योद्धाओं के बारे में कहा जाता था। तो यदि मान भी लिया जाए कि सैकड़ों की संख्या में न भी रही हो, बट ऐसा अनुमान लगाया गया कि जब बड़े राज्य हैं तो आपके पास संख्या तो बढ़ेगी। आप वेतन नहीं दे रहे हो सकता वस्तु ही उसे आप दे रहे हो, कुछ विशेष सुविधा आप उसे दे रहे होगे, ये सब जानकारी नहीं मिलती है। बट आप सुरक्षा कर रहे हो, साम्राज्य का विस्तार कर रहे हो, तो अकेले राजा किससे लड़ेगा जाकर के? पहले की तुलना में उसके पास संख्या भी अधिक, ऐसा अनुमान है। बट वेतन भोगी किसी भी तरह के अभी हमें उल्लेख नहीं मिलता है कि हाँ, चूंकि सिक्के का प्रचलन नहीं है। लेकिन टैक्स और नजराना बढ़ा है, पहले की तुलना में टैक्स लिया जा रहा है। तो किसी न किसी रूप में परमानेंट रक्षा करने वाले लोग भी, लड़ने वाले लोग भी अब रहते होंगे, जो, क्योंकि देखो आखिर क्षत्रिय वर्ण उभर कर आया तो कैसे उभर कर आया इस काल में? एक राजा लड़ेगा एक कबीले में तो उससे वर्ण तो नहीं होगा, लड़ने वालों की ठीक ठाक संख्या हो गई होगी अब एक जनपद में। अब तो जो लड़ने वाली कैटेगरी है वो क्षत्रिय कहला रही है, जो पूजा पाठ चूंकि बड़ा जनपद है वो ब्राह्मण कहला रहे हैं, कृषि पशुपालन व्यापार करने वाले सीमित वो वैश्य कहला रहे हैं, अन्य कार्य करने वाले शूद्र कहला रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है कि निश्चित तौर पे संख्या बढ़ी होगी, तभी क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख मिलता है। अब देखो क्या होगा, जैसे इसके बाद वाले काल में जब हम जाएंगे बुद्ध काल में, ठीक है, जो अगला काल पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है राजनीति में हम, तो वहां जनपद की जगह महाजनपद का उल्लेख मिलेगा, 16 महाजनपद। और उसमें एक मगध महाजनपद है जो सबसे शक्तिशाली होकर उभरेगा, उसके बारे में बताएंगे आपको, सबकी राजधानियों के बारे में बताएंगे, कुछ कुछ बातें उसमें जानकारी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और बुद्ध काल में साफ साफ ये उल्लेख मिलेगा कि हाँ, वेतन भोगी सेना है, वेतन भोगी न्यायिक ढांचा है, एक राजस्व प्रशासन है। देखो जब हम राज्य की बात करते हैं आज के समय में, तो राज्य के 4 तत्व की बात करते हैं हम। एक भूभाग होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। भूभाग है और जनसंख्या है, ठीक है, बट कार्यपालिक मतलब सरकार तभी काम पर गई जब आपके पास टैक्स हो, आपके पास पैसे हो, वरना लोगों पर निर्भरता बनी रहेगी। संप्रभु आप तभी हो पाएंगे आप। तो ये संक्रमण का फेज है, क्योंकि इसके बाद वाले काल में देखा जाता है बड़े बड़े राज्यों का उदय, वेतनभोगी सेना, न्यायिक ढांचा। कोई भी चीज एकाएक नहीं आती है समाज में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था में किसी न किसी रूप में आ रही होगी। जब वो विजिबल हो जाता है तो वहां से एक अलग काल मान लिया जाता है। जैसे हम लोग तो जी ही रहे हैं ना, नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं हम लोग। आप जब स्कूल में होंगे आप, ठीक है, तब उस समय यूपीए 2 की चर्चा होती होगी, मनमोहन सिंह का एरा था। जब आप स्कूल में होंगे या कॉलेज में आ गए होंगे या स्कूल में ही होंगे, तब मोदी एरा में प्रवेश कर गए आप। ये एरा तो डिवाइड होता रहता है, हम सामान्यतः जीवन चल रहा होता है, तो वो तो अतीत की घटना है ना, तो वो तो परिवर्तनों के हिसाब से प्राचीन काल के भीतर भी बहुत सारे काल बना लिए गए। अच्छा, यहां से एक नया परिवर्तन है तो ये एक नया काल। इससे क्या होता है, सुविधा होती है पढ़ने में, बट केवल सुविधा के लिए डिवीजन नहीं होता है, बल्कि वहां से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैसे ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन है, उत्तर वैदिक काल बुद्ध काल में परिवर्तन होगा, बुद्ध काल मौर्य काल में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये हो गई वैदिक युगीन राजनीति। अब आप लिखो वैदिककालीन समाज। पहला ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल देखिए आप कि साक्ष्यों से एक समतावादी समाज
के संकेत मिलते हैं। ठीक है, संकेत मिलते हैं। लिखें, राजा, पुरोहित, आम लोग यानी सामान्य लोग, कौमा शिल्पी, विभिन्न प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख किया था, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, है ना, इत्यादि विभिन्न वर्गों की जानकारी मिलती है। ठीक है, समाज में अलग अलग तरह के वर्गों की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, इसी में लिखें, अलग अलग कार्य करते हुए लोग भी एक साथ रहते थे। कार्यों के आधार पर ठीक है, कार्यों के आधार पर भेदभाव का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, कार्यों के आधार पर भेदभाव का उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे भारतीय समाज में क्या होगा, कार्यों के आधार पर भेदभाव हो जाएगा, ये उत्कृष्ट कार्य है, ये निकृष्ट कार्य है। हमें ऋग्वेद में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हमें ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है कि भाई मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की चलाती हैं। मतलब एक परिवार के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ही कबीला में सब अलग अलग काम कर रहे हैं, बट सब साथ रह रहे हैं। ठीक है, भेदभाव जब थोड़ा तेरा और मेरा आता है ना, संपत्ति वाली अवधारणा आती है, जब सर्वाइवल के लिए संघर्ष हो रहा है तो सब साथ ही रहेंगे। जब जीवन में थोड़ा स्थायित्व आ जाएगा, लगे कि हाँ जीवन थोड़ा और सुखमय हो सकता है, तब बंटवारे की बात आती है और फिर वो विभाजन। पर जैसे मैं बार बार कहता हूं, कोई भी चीज एकाएक शुरू नहीं होता है। यदि मान लो राजा है, पुरोहित है, तो राजा और पुरोहित एक शारीरिक रूप से मजबूत है और दूसरा दिमागी तौर पे मजबूत है। समाज के लोग सम्मान तो दे ही रहे हैं। ठीक है, तो राजा और पुरोहित को उपहार में अधिकाधिक हिस्सा मिलता था। धीरे धीरे वो वंशानुगत होने लगता है। ठीक है, जब दायरा बढ़ेगा तो पुरोहितों की, राजाओं की, इन सब की संख्या लड़ने वालों की बढ़ेगी, है ना। वो अपने आप को विशिष्ट मानने लगेंगे, तभी तो वो क्षत्रिय कहलाया, कोई ब्राह्मण कहलाया, ऐसे करके मतलब चेंजेस आने समाज में शुरू हुए। भेदभाव न मिलने के बावजूद भी सामान्य दिनचर्या में भी एक अंतर दिखता है। अगला पॉइंट लिखें, हालांकि आर्य एवं अनार्य के रूप में, आर्य एवं अनार्य के रूप में सामाजिक तनाव के संकेत मिलते हैं। ठीक है, सामाजिक तनाव के संकेत मिलते हैं, है ना। लिखें, अनार्यों में पणी, कौमा दस्यु, मैं लिख दे रहा हूं। अनार्यों में पणी, दस्यु इत्यादि
वर्गों का उल्लेख मिलता है। वर्गों का उल्लेख मिलता है। इन्हें चपटी नाक वाले, अनासक, ठीक है, कौमा, यज्ञ न करने वाले, अयजवन, इन्हें चपटी नाक वाले, ठीक है, यज्ञ न करने वाले, जो यज्ञ न करते हो, तथा वैदिक देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले कहा गया है। यज्ञ न करने वाले तथा वैदिक देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले कहा गया है। इनको ऐसे कहा जा रहा है, जो आर्य और अनार्यों का उल्लेख मिलता है, तो यहां एक सामाजिक तनाव का उल्लेख मिलता है। जैसे आप किसी के बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी किसी न किसी रूप में टकराव तो है ही समाज में। जो आर्यों का अपना समाज है उसमें एक समतावादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ रहा है, बट आर्य और अनार्य के रूप में हमें टकराव के लक्षण भी। इसी में लिखें, पणि को लिंग पूजक, पणि को लिंग पूजक, शिवलिंग की पूजा की शायद परंपरा रही हो जो चली आ रही हो पहले काल से, लिंग पूजक तथा पशु चोर भी कहा गया है। ठीक है। अच्छा, एक और शब्द है जो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है। दास शब्द का बहुत उल्लेख हुआ है। दास के बारे में कहा जाता है, दो तरह की बात बताई जाती है। एक कहा जाता है कि मतलब आर्य भी थे दास, और कहा जाता है अनार्य भी थे दास। दास शब्द का उल्लेख हुआ है, उसे आर्य भी माना गया है और अनार्य भी माना गया है। ऐसे जानकारी के लिए, क्योंकि सोशल वाला पहलू थोड़ा सा क्या वो कल्चर को ले लेता है अपने साथ साथ, है ना। ये ऑब्जेक्टिव के मकसद से ही बता रहा हूं ये भी, ठीक है। जहां छोटी छोटी बातें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए होती हैं। सब्जेक्टिव में हमेशा अपनी बातों को घुमाने फिराने का स्कोप रहता है। धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे, लिखना एक आर्ट है। अंडरस्टैंडिंग बन जाने के बाद आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो दास सदस्यों का उल्लेख मिलता है हमें यहाँ पे। तो सोसाइटी में दूसरी बात हो गई है ना, मतलब पहला एक समतावादी दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ रहा है, दूसरा आर्य अनार्य के बीच हमें भेदभाव भी। एक और पॉइंट लिखें आप, तीसरा पॉइंट देखिए। ऋग्वेद में या ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कर लीजिएगा, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है। हालांकि देखिए, हालांकि इसे क्षेपक माना गया है, हालांकि इसे क्षेपक माना गया है। क्षेपक का मतलब होता है बाद में उसे ऐड किया गया, ठीक है। जैसे कभी होगा कि वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है, तो ऋग्वेद में। सूक्त का मतलब होता है मंत्र, है ना। तो पुरुष सूक्त में पहली बार इसका उल्लेख है। ये क्वेश्चन ही हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपके लिए, बट उसे क्षेपक माना गया है, यानी बाद के काल में कभी उसे जोड़ दिया गया होगा वर्ण व्यवस्था की प्राचीनता को बताने के लिए कि तो बहुत सालों से चला आ रहा है, ठीक है। इसी में लिखें, वर्ण के आधार पर, इसी में लिखिएगा, वर्ण के आधार पर
सामाजिक विभाजन की जानकारी नहीं मिलती है, सामाजिक विभाजन की जानकारी नहीं मिलती है। हो सकता है वर्ण का रंगों के अर्थ में प्रयोग किया गया हो, रंगों के अर्थ में प्रयोग किया गया है, किया गया हो। ठीक है, हाँ, रंग मतलब दिखने में, जैसे ऐसा माना जाता है कि जो बाहर से जो आक्रमणकारी आए होंगे वो श्वेत वर्ण क्यों होंगे, यहां के लोग उतने श्वेत नहीं होंगे, अश्वेत क्यों कहें। क्या नहीं, वर्ण व्यवस्था की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब जब बात करेंगे तो ठीक है, बताएंगे आपको कि वर्ण व्यवस्था किस रूप में इवॉल्व किया। थोड़ा बहुत आइडिया मैंने देना शुरू कर दिया आपको भी। जो कार्यों के आधार पर बंटवारा है उसे आप वर्ण के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत तौर पे तो मुझे बहुत सारी बातें इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, बट स्टिल मैं भी समझाऊंगा आपको क्या क्या था इसमें नहीं था, है ना। तो हो सकता है वर्ण शब्द जो बार बार यूज मिल रहा है और रंग के अर्थ में ये श्वेत वर्ण का है, ये अश्वेत वर्ण का है, ऐसा रहा हो। ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रंग के आधार पर अंग्रेज जो यहाँ थे तो अपने आप को श्वेत ही तो मानते थे। दुनिया में कहीं भी जाते थे तो बाकियों को अश्वेत कहते थे, अपने आप को श्वेत मान के चलते थे, है ना। क्या अभी आवाज पूरी आ नहीं पा रही है आपकी थोड़ी। यहां अनार्य सभी को कहा जा रहा है, शूद्र को नहीं कहा जा रहा। मैं तो वर्ण की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी आपसे। ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूं अभी कि एक हो सकता है अनार्यों को और आर्यों के बीच में वर्ण शब्द का यूज होता हो कि भाई ये श्वेत वाले हैं, ये अश्वेत वाले हैं, है ना। आगे लिखें आप। साहित्य में दास एवं दासियों का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है, लेकिन उत्पादन कार्यों में लगाए जाने का नहीं। उत्पादन कार्यों में लगाए जाने का नहीं, जैसे खेती में या कोई और काम में नहीं, बल्कि हो सकता है दास सेवा करते हो अपने मालिक के, है ना। ये भी एक तरह का भेदभाव है। ठीक है, तो एक ही दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं जहां जन के लोग रह रहे हैं वहां एक समतावादी, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा समाज ही समतावादी, आर्य अनार्य के बीच भेदभाव हो सकता है। आप अनार्यों के लिए तरह तरह के शब्दों का प्रयोग, प्लस दास दासियों का उल्लेख मिलता है ना। तो किसी न किसी रूप में समाज में विभाजन तो है ही। ठीक है, हमने क्या कहा, सोसाइटी में हम अलग अलग वर्गों के बारे में और विभाजन वगैरह के बारे में सोसाइटी में हम सबसे पहले आइडिया लेते हैं। हड़प्पा में बताया था हमने सोसाइटी में कि कौन कौन से वर्ग हैं, उसकी बात करते हैं पहले। नेक्स्ट लिखें आप। संयुक्त परिवार तथा पितृसत्तात्मक परिवार, संयुक्त परिवार तथा पितृसत्तात्मक परिवार का उल्लेख ठीक है, कई पीढ़ी के लोग साथ रहते थे, है ना, ज्वाइंट फैमिली का उल्लेख मिलता है, और परिवार में पिता का ज्यादा महत्व था, है ना, इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट लिखें आप। महिलाओं की दशा परवर्ती काल की तुलना में बेहतर, महिलाओं की दशा परवर्ती काल की तुलना में बेहतर। ठीक है, परवर्ती काल बाद वाले काल की तुलना में, है ना। लिखिए आप, जैसे राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने का उल्लेख,
कौमा सती प्रथा, बाल विवाह, इत्यादि कुरीतियों का उल्लेख नहीं, तथा विधवा विवाह की अनुमति, विधवा विवाह की अनुमति मतलब अनुमति इन द सेंस कि विधवा विवाह का प्रचलन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि समाज में प्रचलन था विधवा विवाह का, ठीक है, तो बाद के काल में ये सब चीजें दिखेंगे नहीं, धीरे धीरे गायब होती चली जाएंगी। इसी में लिखें आप, कुछ विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, विद्वान महिलाओं का, कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, जैसे जैसे लिख लीजिए आप इसमें, घोषा, 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 कौमा अपाला, विश्ववारा, विश्ववारा, कौमा सिक्ता नवरी, सिक्ता नवरी इत्यादि। जो वैदिक मंत्र हैं वो माना जाता है ईश्वरीय हैं, और ऋषियों ने, अलग अलग ऋषियों ने उसका संकलन किया है। तो कुछ महिलाओं का उल्लेख मिलता है, इन महिलाओं का जिन्होंने मंत्रों का संकलन, ठीक है, और शिक्षा वगैरह में भी किसी तरह के भेदभाव का उल्लेख नहीं मिलता है। धार्मिक गतिविधियों में भी पूरी तरह से मतलब बराबरी के स्तर पर पार्टिसिपेट करने का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जनजातीय समाज में अधिशेष उत्पादन तो है नहीं, तो समाज में सबकी उपयोगिता है भी, महिलाओं का भी उतना ही महत्व रहा होगा समाज में कि भाई वो भी पशुपालन से लेकर के, यदि खेती हो तो थोड़ी बहुत खेती में योगदान देती होंगी, युद्ध हो गया तो ऐसा तो नहीं कि रक्षा में योगदान नहीं देती होंगी, वो महिलाओं का भी एक भूमिका था समाज में। तो शायद ये भी एक रीजन माना गया कि भाई सम्मान या बराबरी का अधिकार रहा होगा महिलाओं का। नेक्स्ट लिखें आप, खान पान में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों का प्रचलन, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप, मनोरंजन के साधनों में रथ दौड़, रथ दौड़, घुड़दौड़, जुआ इत्यादि का उल्लेख, ढोलक, वीणा इत्यादि वाद्य यंत्र का भी उल्लेख, ढोलक, वीणा इत्यादि वाद्य यंत्र का भी उल्लेख, ठीक है। अगला पॉइंट, भौतिक साक्ष्यों से उन्नत आवासीय संरचना की जानकारी नहीं मिलती है।